हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज शुरुआत करते हैं एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन 26 नंबर चैप्टर है। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है क्या? एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन उसको बोलते हैं जिसके अंदर हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी होती है, जो मेनली मायोकार्डियल मसल्स में अपना सप्लाई देने का काम करती है, उसमें ब्लॉकेज आ जाता है। थ्रोम्बस कोज होने की वजह से, कहीं ना कहीं प्लेटलेट्स एग्रेशन होने की वजह से वहाँ पे थ्रोम्बस कोज हो जाता है और कहीं ना कहीं वो रुकावट पैदा करने लगता है और उसकी वजह से मसल्स की जो मिडल लेयर है मायोकार्डियल मसल्स, उसकी एक्टिविटी में रुक जाती है उसकी वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। पता चल गया मायोकार्डियल है क्या इन्फेक्शन। उस ब्लॉकेज की वजह से जो हार्ट पे जो प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से उसका वर्क एक्टिविटी रुकता है, जो उसका कार्डियक आउटपुट रुकता है, उसकी जो कंप्रेशन रेट में डिक्रीज होती है, उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से होती है और वो एक्यूट होता है, अचानक से होता है। तो केयरिंग ऑफ पेशेंट विद एक्यूट एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है रेफर किया गया है, डायनेमिक प्रोसेस है एक। उसके अंदर वन ऑफ मोर रीजन होते हैं, हार्ट मसल्स एक्सपीरियंस करती है सीवियर और प्रोलोंग डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। प्रोलोंग जो डिक्रीज कर देती है अपनी ऑक्सीजन सप्लाई को, और इनसुफिशियंट कोरोनरी ब्लड फ्लो, कहीं ना कहीं इनसुफिशियंट ब्लड फ्लो होता है कोरोनरी आर्टरी के अंदर, उसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। नेक्रोसिस टू टू मायोकार्डियल अकर, और नेक्रोसिस होने लगता है मायोकार्डियल के अंदर, उसकी वजह से ऑनसेंट भी सडन और ग्रेजुअल, अचानक से भी हो सकता है और ग्रेजुअली भी हो सकता है ये चीज़ें। उसको तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलेगा? चेस्ट पेन होगा ज़बरदस्त, तेज चेस्ट पेन होगा। उसके अलावा क्रशिंग और स्क्वीजिंग नेचर हो सकती है। क्रशिंग का मतलब होता है टूटना, कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं मेरा बॉडी का अंदर का पार्ट टूट रहा है, क्रश हो रहा है। स्क्वीजिंग मतलब कोई मेरा कहीं ना कहीं सिकुड़ रहा है अंदर का ऑर्गन, इस नेचर का ज़बरदस्त पेन होता है। कंटिन्यू मोर 15 मिनट, ये 15 मिनट तक चलता है। नॉट रिलीव बाय रेस्ट, कहीं ना कहीं रेस्ट की वजह से भी ये रिलीव नहीं होता है और मे रेडिएट टू आर्म, और ये दर्द हमेशा कंधे की तरफ जाता है, हाथ से होके, आर्म से होके शोल्डर की तरफ जाता है, और नेक और जो दोनों को जकड़न आ जाती है बहुत ज़बरदस्त। प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर एंड आर्टेरियल बीट, और कहीं ना कहीं मेच्योरिटी के साथ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आर्टेरियल बीट में चेंजेस देखने को मिलता है। पाल्पिटेशन का मतलब होता है हार्ट की बीट के अंदर चेंज देखने को मिलता है। डिसोरिएंटेशन मतलब इस वजह से, पाल्पिटेशन की वजह से ब्रेन को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलने की वजह से वो डिसोरिएंटेड हो जाता है, सम टाइम के लिए ब्रेन अपना फंक्शन खो देता है, फिर उसकी वजह से आदमी फेंटिंग, गिर जाता है, चोट लग जाती है। मार्क वीकनेस ऑफ नोजिया, और नोजिया, वोमिटिंग, हिक्कअप जैसी कंडीशन होती है। हिक्कअप का मतलब वोमिटिंग के साथ हिचकी आना और जी मचमचाना जैसी कंडीशन होती है। नर्सिंग अलर्ट क्या करेंगे? मैनी नेट्स पेशेंट डू नॉट हैव सिम्टम, कुछ पेशेंट है सिम्टम नहीं शो करते हैं, इसलिए उसको साइलेंट किलर बोला जाता है एमआई को। अल्डरली पेशेंट, जो बूढ़े आदमी होते हैं, उनमें एक्सपीरियंस होता है ये चीज़ें, साइलेंट एमआई। पर ईसीजी कभी भी नॉर्मल नहीं आएगी, नॉट रूल आउट। इसके अंदर ईसीजी को नॉर्मल कभी रूल आउट नहीं किया जा सकता, पॉसिबल इन्फेक्शन हो सकता है, ईसीजी चेंजेस देखने को मिलता है। एलिवेटेड सीरम एंजाइम, और जो अपने ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर इसके एंजाइम बढ़ते हैं, ट्रोपोनिन जैसे एंजाइम बढ़ते हैं, और आइसो एंजाइम भी इनको बोला जाता है, जिनको मार्क किया जाता है ब्लड स्टडी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी में। हाँ, हेलो गाइस, इसमें देखते हैं मैनेजमेंट के अंदर क्या करना है। ऑक्सीजन थेरेपी के अंदर पेन कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। उसके अंदर कोरोनरी आर्टरी और एंजियोप्लास्टी, यानी कोरोनरी आर्टरी के थ्रू जो एंजियोप्लास्टी की जाती है, हार्ट की जो स्टडी की जाती है एक आर्टरी की, वो भी कोरोनरी आर्टरी की, तो उसको एंजियोप्लास्टी बोली जाता है, जिसके अंदर एक एंजियो का मतलब डाई का भी यूज़ किया जाता है, इंजेक्ट करके उसमें स्टडी की जाती है उसकी थ्रू द सीटी स्कैन। इमरजेंसी कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी भी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आर्टरी के अंदर फ्लो बनाए रखने के लिए उसको बाईपास सर्जरी की जरूरत होती है। उसके अलावा नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करना होता है? पेशेंट को सेमीपोलर पोजीशन में बिठाना होता है। उसके बाद पेशेंट को ऑक्सीजन के जो कार्डियक आउटपुट है उसको डिक्रीज करने के लिए कहीं ना कहीं एडमिनिस्टर किया जाता है ऑक्सीजन को भी। और ये लाइन्स है, कहाँ कहाँ डली हुई है पेशेंट के, इतनी सारी लाइन्स है, वो कनेक्ट रह सकती है एक हार्ट पेशेंट के अंदर। और जो ये जो और कहीं ना कहीं ईटी ट्यूब डली हुई है लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। उसके अलावा नाक से जो ट्यूब डली है वो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब है। उसके अलावा ये लाइन डली है सबक्लेवियन आर्टरी के अंदर डली हुई है,
नीचे की साइड कैथेटर कनेक्ट है, ऊपर ईसीजी कनेक्ट है, और कहीं ना कहीं हाथ पे स्ट्रेन लगा हुआ है इसके, और अदर लाइंस है जो चेस्ट पे लगी हुई है। इतनी सारी लाइन है वो मॉनिटर करनी होती है, डिफरेंट डिफरेंट लाइन। ये बाईफेजिक डिफिब्रिलेटर है जो वन टाइम करंट बाईपास करने का काम करता है। और उसके अलावा मोनोफेजिक नीचे दिया हुआ है डिफिब्रिलेटर, तो टू टाइम हार्ट को करंट बाईपास करता है। और उसके अलावा 6 चैनल ईसीजी है, ट्रेडमिल टेस्ट है, और हार्ट की जो आर्टरीज है वो इसके ऊपर कोरोनरी आर्टरी के ऊपर दी हुई है डार्क के अंदर। ट्रेडमिल टेस्ट क्या है ये बताते हैं आपको। और इसके अलावा नीचे काफ़ी सारी डिजिटल होल्टर है, वो हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। ट्रेडमिल टेस्ट है क्या? ट्रेडमिल टेस्ट उसको बोलते हैं जिसके अंदर एक पर्सन चल के, उसके अलावा जो पेशेंट चल के और रनिंग करके इन चीज़ों को करता है उसको ट्रेडमिल टेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रेडमिल टेस्ट, ठीक है। और उसके अलावा देखिए जो अपना मोनोफेजिक डायफिब्रिलेटर है, जो एक बार करंट फ्लो करता है एपेक्स से लेके राइट शोल्डर तक फ्लो करता है एक बार करंट हार्ट को, मोनोफेजिक। कोरोनरी आर्टरी, उसके अंदर जैसे ये कोरोनरी आर्टरी है, ये हार्ट की मिडल लेयर में सप्लाई करती है, क्योंकि कंप्रेशन रेट मायोकार्डियल मसल्स की ज़्यादा होती है, तो इसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ जाएगी। इसी को कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज की वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोला जाता है। ये 12 लीड ईसीजी है। उसके अलावा डिजिटल होल्टर आ गया, सिग्नल चैनल ईसीजी रिकॉर्ड। डिजिटल होल्टर क्या काम करता है? कहीं ना कहीं जो अपना हार्ट होता है उसके अंदर पेस मेकर लगा हो, तो उसकी हार्ट की एक्टिविटी को प्रॉपरली देखने के लिए कि हार्ट अपना काम प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर रहा। और ये सिंगल चैनल ईसीजी है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करती है, 3 चैनल ईसीजी रिकॉर्डर है। मेनली काम में लिया जाता है बड़ी हॉस्पिटल्स में 6 चैनल ईसीजी रिकॉर्डर। इसके अंदर पेशेंट का नाम और सब डाटा डाला जा सकता है। उसका एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, क्या एडमिनिस्टर किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन को, ताकि पेशेंट में वेसल्स डायलेट हो सके। मॉर्फिन इन बेस ऑफ वाइटल साइन, पेन कम करने के लिए मॉर्फिन दिया जाता है। और उसके अलावा बेस ऑन वाइटल साइन, फिफ्थ वाइटल साइन है पेन, उसके अलावा अदर वाइटल साइन भी उनको मॉनिटर किया जाता है, पेन रिलीफ किया जाता है, क्योंकि दर्द सबसे पहले होता है तो दर्द को सबसे पहले कम करना ज़रूरी है। हेल्प डिक्रीजिंग द वेनस रिटर्न, और इसकी वजह से जो वेसल्स डायलेट होगी उसकी वजह से वेनस रिटर्न बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा हार्ट तक, और देयर बाय डिक्रीज द कार्डिक वर्क, और कार्डिक वर्क को डिक्रीज करने में हेल्पफुल होगा। मॉनिटर बीपी क्लोजली द वे ऑफ नॉन इन्वेजिव बीपी मॉनिटर, इंट्रा आर्ट्रियल बीपी मॉनिटर में बी यूज टू कंडीशन ऑफ वारंट। मॉनिटर करना है बीपी को क्लोजली, कब करना है? जब नॉन इन्वेजिव बीपी कफ हो हमारे पास तब। अच्छा, नॉन इन्वेजिव के अलावा इन्वेजिव क्या है? इंट्रा आर्टरियल बीपी मॉनिटरिंग होता है, जिसके अंदर आर्टरी के अंदर कैथेटर डालने के बाद में एक जो इलेक्ट्रिक कनेक्टर होता है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करके उससे और मॉनिटर के द्वारा असेस किया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा अटैच इलेक्ट्रोड को अटैच किया जाता है, कंटिन्यू बेड साइड है, कार्डिक मॉनिटर से करते रहेंगे। एक बार इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दिए तो हमें बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम कार्डिक मॉनिटर पे चेक कर सकते हैं। मॉनिटर हार्ट बीट रेट और रिदम फ्रीक्वेंसी, और कहने के मॉनिटर हार्ट रेट करते रहेंगे, रिदम को भी चेक करते रहेंगे। इंक्रीज हार्ट रेट, कहने की हार्ट रेट है वो इंक्रीज रहेगी, और इंक्रीज इस कंडीशन में रहेगी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, और कहने की हार्ट ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगी। कहने के वो क्यों डिफेंस मैकेनिज्म में हार्ट अपना फास्टली वर्क करता है, क्योंकि उसको ब्लड ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है थ्रू द ब्लड। डिसरिदमिया जैसी कंडीशन होती है इनिशियल स्टेज के अंदर, और ये एमआई में सबसे नॉर्मल है। कहने के रिदम में चेंजेस देखने को मिलता है तो वो डिसरिदमिया कहलाता है। और एडमिनिस्टर मॉनिटर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी के अंदर सबसे पहले हमने नाइट्रोग्लिसरीन दी थी, उसके अलावा एस्पायरिन जैसी टेबलेट देंगे, वो कहीं थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी में यूज होगी। वो जो रिलीव करती है कोरोनरी आर्टरी ओकल्जन को रिलीव करती है, ताकि प्लेटलेट्स अग्रेशन ना हो, प्लेटलेट्स अपना थक्का ना बना पाए। तो कहीं ना कहीं मॉनिटर भी करना है साइन ऑफ ब्लीडिंग को। अगर मॉनिटर नहीं किया साइन ऑफ ब्लीडिंग को, उसकी वजह से, क्योंकि एस्पायरिन टेबलेट ऑलरेडी चल रही है पेशेंट की, ब्लड नहीं रुकेगा, तो ब्लीडिंग, इसलिए अवॉइड अननेसेसरी वेनस आर्टेरियल पंचर। हर बार वेनस और आर्टेरियल पंचर नहीं कर सकते, अननेसेसरी जब जरूरत नहीं है। थ्रोम्बोलाइटिक कोज क्लोट लाइसिस, और थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी हमेशा क्या करती है? वो क्या करेगी कि क्लोट को तोड़ने का काम करेगी, लाइसिस करने का काम करेगी। में कोज ब्लीडिंग हो सकता है, ब्लीडिंग हो जाए वहाँ पे। और एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड को हमें ऑर्डर किया गया है, तो वो एडमिनिस्टर करना है इंट्रावेनस फ्लूइड को।
मॉनिटर करना है क्लोजली साइन ऑफ डेवलपिंग लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, कहना कि साइन सिम्टम रिप्रेजेंट कर सकता है पेशेंट, तो मॉनिटर करते रहना है क्लोजली, ऑन ड्यूटी क्लोजली मॉनिटर करना है पेशेंट के। मॉनिटर यूरिन आउटपुट हावरली, इसलिए इस पेशेंट को हमेशा आईसीयू में रखा जाता है। मॉनिटर यूरिन आउटपुट हावरली, और हर घंटे यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करते रहना है। मॉनिटर मेंटल स्टेटस में भी इंडिकेट डिक्रीज द कार्डिक आउटपुट, मॉनिटर करना है पेशेंट के मेंटल स्टेटस को कि अलर्टनेस कितनी है, ओरिएंटेशन कितनी है। ग्लास को कोमा स्केल से पता लगा सकते हैं। पेशेंट के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को जीसीएस के द्वारा पता लगाया जा सकता है। और इन जो इंडिकेट डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, अगर ये हुआ तो कहीं ना कहीं कार्डिक आउटपुट है वो डिक्रीज हो रहा है। एम्प्लॉय हिमोडायनेमिक मॉनिटरिंग सीवीपी, सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग कर रहे हैं थ्रू द मॉनिटरिंग, मॉनिटर के द्वारा, तो कहीं ना कहीं वो हिमोडायनेमिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगी। पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर को चेक करने के लिए पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर डाला है हमने, तो बाई वे का मतलब होता है थ्रू द कोरोनरी आर्टरी कैथेटर, हम कोरोनरी पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर को मॉनिटर करने का काम करते हैं। कैलकुलेटर कार्डिक इंडेक्स, उसके द्वारा हम कार्डिक इंडेक्स का पता लगा सकते हैं कितना कार्डिक आउटपुट आ रहा है। सिस्टमेटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, वेस्कुलर रेजिस्टेंस का मतलब होता है कितना रुकावट आ रहा है वेस्कुलर रेजिस्टेंस के अंदर, वो भी पता लगाते हैं। दीज द पैरामीटर हेल्प टू गाइड अ फ्लूइड वॉल्यूम एडमिनिस्ट्रेशन, और जब हम फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसको कितना फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करना है उसको में भी गाइड करता है। वेसो एक्टिव ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कहना कि वेक्सो एक्टिव ड्रग का भी इसमें यूज़ किया जाता है, जिसमें असेस कार्डिक परफॉर्मेंस। वेसो एक्टिव का मतलब होता है कहना कि मसल्स की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करे, ऐसी ड्रग को वेसो एक्टिव ड्रग्स कहते हैं। और कहीं ना कहीं असेस द कार्डिक परफॉर्मेंस, और कार्डिक परफॉर्मेंस को भी बेस्ट करता है ये। इंटरप्रेट रिदमिक स्ट्रिप ऑफ एटलीस्ट एवरी 4 आवर, और जो स्ट्रिप हमने लगाई है वो क्या करती है, इंटरप्रेट करेगी, हमें बताएगी एवरी 4th आवरली कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडीशन ऑफ वारंट, कैसी कंडीशन है पेशेंट की, जो हमें वारंट का मतलब वो सूचित कर सके कि हाँ पेशेंट की ये कंडीशन है, इसलिए उस लीड को कनेक्ट किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेसोप्रेशर सेटिंग द एक्यूट एम आई कंट्रोवर्शियल, एडमिनिस्टर वेसोप्रेशर इन द सेटिंग ऑफ एक्यूट माई कंट्रोवर्शियल, अगर हम वेसोप्रेशर वहाँ पे एडमिनिस्टर कर रहे हैं और सेटिंग हो एक्यूट एम आई कंट्रोवर्शियल, तो हमेशा ये कंट्रोवर्शियल रहेगा एम आई के, ठीक है, एक्यूट एम आई के। एलिवेटिंग एंजाइटी, एंजाइटी को एलिवेट करेगा, बढ़ाएगा एंजाइटी को, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, ये होता ही होता है। मेंटेन हिमोडाइन, अगर ये होगा तो कंडीशन सीवियर हो सकते हैं। हिमोडायनेमिक स्टेबिलिटी जरूरी है बनाए रखना। ब्लीडिंग को भी प्रिवेंट करना है। कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटजीज हम यूज़ करेंगे, स्ट्रेंथिंग वोपिंग एबिलिटी को भी इंक्रीज करेंगे। एजुकेशन ऑफ हेल्थ मेंटेनेंस, और एजुकेशन और हेल्थ मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। और उसके अलावा देखिए एम आई और ट्रीटमेंट, एम आई क्या है वो भी बताएंगे साथ में, और उसका ट्रीटमेंट क्या है वो भी बताएंगे, तो दोनों साथ में चलेगा। इसके अंदर देखिए चेंज इन कंडीशन प्लग ऑफ कोरोनरी आर्टरी, कंडीशन हार्ट की जब चेंज होती है जब उस कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉक एज आ जाए, प्लग फॉर्मेशन हो जाए। उसके अलावा एक्टिवेशन ऑफ किस वजह से हुआ, प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन की वजह से हुआ, हो गया। उसके बाद में क्या होगा, कहीं ना कहीं फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा, और एस्पायरेशन और एंटी प्लेटलेट्स एग्रेवेटेड, और कहीं ना कहीं एस्पायरेशन है जो एंटी प्लेटलेट्स है उसको बढ़ाने की ज़रूरत होगी। और फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है थ्रोम्बस का, उसके लिए थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देना जरूरी है। इस्चेमिया ऑफ टिश्यू, रीजन ऑफ सप्लाई बाय द आर्टरी, और कहना कि इस्चेमिया जैसी कंडीशन है, लेक ऑफ ऑक्सीजन जैसी कंडीशन है टिश्यू के अंदर हुई उस रीजन सप्लाई बाय आर्टरी, क्योंकि वहाँ पे उस ही आर्टरी से सप्लाई हो रही थी। कोरोनरी ब्लड सप्लाई लेस देन द डिमांड, और कोरोनरी ब्लड सप्लाई की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए कोरोनरी ब्लड सप्लाई है वो डिमांड से लेस हुई, इसलिए नाइट्रेट और बीटा ब्लॉकर हमने दिया। नाइट्रेट क्या करेगा, कहीं ना कहीं वेसो डायलेट करने का काम करेगा, बीटा ब्लॉकर है वो बीपी को घटाने का काम करेगा। मायोकार्डियल सेल डेथ, और कहीं ना कहीं जो मायोकार्डियल मसल्स की जो सेल है वो डेथ होगी। उसके अलावा अल्टर्ड रीपोलराइजेशन ऑफ द मायोकार्डियम, रीपोलराइजेशन होता है कहीं ना कहीं जो अल्टर्ड होगा हार्ट में, फीलिंग जो रेट है, हार्ट में जो ब्लड आने की रेट है उस रीफिलिंग में दिक्कत आएगी, तो उसे रीपोलराइजेशन बोलते हैं। रिलीज ऑफ लाइसोजाइम एंजाइम, और वहाँ ऐसी मायोकार्डियल सेल डेथ होने की वजह से लाइसोजाइम एंजाइम निकलते हैं और एलिवेट कर देते हैं किसको, ईसीजी जो हमने कनेक्ट की है उसके अंदर में देखने को मिलेगा कि जो अस्थि सेगमेंट है, क्यू आर अस्थि लेवल है, उसके अंदर सेगमेंट के अंदर एलिवेट होके आएगा, क्यू वेव है वो अपीयर होगी, क्यू वेव बड़ी हो जाएगी, और एलिवेट सीपी के एम बी, और ब्लड के अंदर जो
मायोकार्डियल जो मसल्स है और बोन है, एमबी का मतलब मसल्स और बोन, और क्रिएटिनिन है वो बढ़ा होगा, और कहीं ना कहीं जो लो डेंसिटी मोलिक्यूल है वो भी बढ़ेगा। तो उसके अलावा एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है सेल डेथ की वजह से ऑक्सीजन है वो करेक्ट अमाउंट में नहीं जाएगी, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन मसल्स में फैटिगनेस की वजह से वहाँ पे लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, उसे लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन बोलते हैं। उसके अलावा एंजाइना कंडीशन के अंदर नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है, पेन हो तो नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है, तो एंजाइना नाइट्रोग्लिसरीन। मायोकार्डियल इरिटेबिलिटी की वजह से डिसरिथमिया और एंटी डिसरिथमिया कंडीशन के अंदर एंटी डिसरिथमिया दी जाएगी, एंटी डिसरिथमिया मेडिसिन दी जाएगी। डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिविटी के अंदर डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिविटी होगी, कॉन्ट्रैक्टिविटी अगर डिक्रीज होगी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में तो स्टिमुलेट हो जाता है अपना ऑटोमेटिकली बॉडी के द्वारा एसएनए सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसकी वजह से O2 डिमांड बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ेगी और इंक्रीज होगा आफ्टर लोड रिवेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। और कहीं ना कहीं इस वजह से इंक्रीज होता है लोड ऑफ वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और डिक्रीज होगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन भी डिक्रीज होगा। इसकी वजह से इंक्रीज प्री लोड फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, और उसकी वजह से प्री लोड फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाएगा वहाँ पे, इंक्रीज प्री लोड, इस लोड की वजह से जो पहले से आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन के ऊपर, इंक्रीज सीवीपी सेंट्रल वेनस प्रेशर बढ़ जाएगा और पीसीडब्ल्यू भी बढ़ जाएगा। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, कहीं ना कहीं आउटपुट है का हार्ट की वो भी रुक जाएगी। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है वो भी रुक जाएगा, और डिक्रीज को जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन है वो भी कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा, और उसकी वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक जैसी कंडीशन आ जाती है। तो ये है अपना मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, थैंक यू।